अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम जितना पैथोमा में लिखा है सिर्फ इसकी इतनी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमने अगर फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी की बात करें ना, तो पैथोलॉजी के लिए जितना ये लिखा है ये मोर देन इनफ है। ठीक है। अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे, फिर हम इसमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान ऐड करेंगे, कैसे हमने इस पेशेंट को डायग्नोस करना है वो देखेंगे, और फिर इसकी प्रॉपर हिस्ट्री डिटेल में जाएंगे। लेकिन इस लेवल पे अभी आपको सिर्फ इसकी पैथोलॉजी पता नहीं चाहिए कि कैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है पेशेंट में। अगर फॉर एग्जांपल किसी में ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो क्या सिम्टम्स आएंगे और क्या इसके साइन होंगे, कैसे हमने इसको डायग्नोस करना। एक से दो बातें, मोटी मोटी जो बातें हैं, आपको सिर्फ वो पता होनी चाहिए। अच्छा, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है ना, वो आपका मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछ लेते हैं, पैथोजन कौन सा होता है, वो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। ये इसका पैथोजन होता है और ये एयरबॉर्न होता है। फॉर एग्जांपल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये आपके नोज से, माउथ से आपके लंग्स में जाता है और वहाँ पे जाके क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है। वो प्रॉपर इन्फ्लामेशन का वो कैस्केड एक्टिवेट करेगा, CD4 को एक्टिवेट करेगा, टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होंगे, MHC क्लास 2 एक्टिवेट होगा और वो कंप्लीट वहाँ पे इन्फ्लामेशन करवाएगा। ठीक है, वो कंप्लीट वो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये तो हमने देख ली कॉज, तो उस पेशेंट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। बच्चों मेरी बात सुने, अगर आपको फॉर एग्जांपल इसके क्लिनिकल फीचर आते हैं ना, तो समझो आपको ये डिजीज़ आती है। आपने इस पेशेंट को डायग्नोज कर लेना, एग्ज़ाम में आपने क्वेश्चन पकड़ लेना जी ये एग्जामिनर बात किस चीज़ की कर रहा है। ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर आपने बड़े ध्यान से सुनने हैं। इसमें इस पेशेंट के अंदर फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन हो रही है तो फीवर तो इस पेशेंट के अंदर मस्ट होगा। ठीक है। सेकंड, इसमें बात क्या होगी, इस पेशेंट के अंदर नाइट स्वेट होंगे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट इसकी ये इसका टर्म है ना, ये वाली नाइट स्वेट वाली। ठीक है। 2 से 3 ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर होता है, एक लिम्फोमा है जिसके अंदर नाइट स्वेट्स होते हैं, दूसरा आपका TB है। ठीक है। ये नाइट स्वेट वाली बात आपने नहीं भूलनी, बाकी हर चीज़ भूल जाए, बेशक ये जो इसके क्लिनिकल फीचर है ये नहीं भूलने आपने। अब लंग्स का इशू है, पेशेंट के अंदर कफ तो मस्ट होगी। ठीक है। अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है तो वेसल्स भी डैमेज होगी, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, हिमोप्टेसिस हो जाएगा। ठीक है। ये 3 से 4 इसके जो क्लिनिकल फीचर हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैंने आपको बताया, इसमें फीवर होगा पेशेंट को, नाइट स्वेट्स होंगे, कफ होगी, हिमोप्टेसिस होगी और वेट लॉस होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सारे लैंडमार्क्स हैं, आपने ये नहीं भूलने। अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन आप पिक कर लेंगे कि ये TB का पेशेंट है। ठीक है। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि TB की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली ना TB की ना 2 टाइप्स होती हैं, मेन इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं। अब इसकी 2 टाइप्स वो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है प्राइमरी। ठीक है। और जो दूसरी होती है वो होती है सेकेंडरी। ठीक है। ये इसकी ना 2 टाइप्स हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है, देखें। जो हमारी टाइप होती है ना प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब ये है कि पैथोजन फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुआ, पहली दफ़ा पैथोजन हमारी बॉडी में आया। कैसे आ सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से आ सकता है। वहाँ पे जाके उसने इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन जो भी उसने करवाना था वो उसने जो अपना प्रॉपर कैस्केड था वो एक्टिवेट करवा के ट्यूबरक्लोसिस करवा दिया। ठीक है। ये था प्राइमरी कॉज, फर्स्ट टाइम पेशेंट एक्सपोज हुआ। एक होती है इसकी सेकेंडरी कॉज। अब सेकेंडरी कॉज में पता क्या होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को TB हुआ, पेशेंट ने कंप्लीट उसका 9 मंथ ट्रीटमेंट लिया, 9 माह उसका 12 महीने 9 माह कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका हुआ। उसके बाद उसने क्विट कर दिया ड्रग, जब भी उसकी इम्यूनिटी लो होगी। अब इम्यूनिटी किस पेशेंट के अंदर लो हो सकती है, प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ कर जाती है। दूसरा, HIV पेशेंट के अंदर डिक्रीज़, ये एड्स का जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डिक्रीज़ कर जाती है। अब देखें, जब भी पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज़ करेगी, ये आपकी बॉडी में जो होता है ये कंप्लीट ट्यूबरक्लोसिस फिनिश नहीं होता, प्राइमरी वाला ये कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। ठीक है। मोस्ट लाइकली नर्व्स एंडिंग एंडिंग पे होता है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पे दोबारा री अटैक कर देगा और इसकी वजह से आपको दोबारा क्या करवा देगा, TB करवा देगा। ठीक है। अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई वो रिवाइंड करके दोबारा एक दफ़ा सुन ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस किस तरह होता है। ये थी प्राइमरी और सेकेंडरी की कॉज। अच्छा, जो हमारा ये जो प्राइमरी कॉज होता है ना, ये मोस्ट लाइकली जो आपका लोब इन्वॉल्व करता है, ये प्राइमरी आपका लोअर लोब इन्वॉल्व करता है। ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वो MCQ में पूछ सकता है कौन सा लोब आपका इफेक्टेड होता है प्राइमरी TB के अंदर, तो वो आपका लोअर लोब होता है। फिर सेकेंडरी TB के अंदर वो पूछ सकता है जी आपको कौन सा लोब होता है आपका
जो एपेक्स होता है ना, अपर लोब होता है, वो मोस्ट लाइकली इस पेशेंट के अंदर इफेक्टेड होता है सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के अंदर। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या अभी बताया है, प्राइमरी फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा है, सेकेंडरी में क्या होगा कि पहले पेशेंट को टीबी थी, इम्यूनिटी डिक्रीज की, ओल्ड एज में हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट में हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है, और HIV एड्स पेशेंट के अंदर हो सकती है, इम्यूनिटी लो दोबारा बॉडी पे अटैक कर देगा वो। ठीक है, अब इस पेशेंट के अंदर ना देखें पता क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं थोड़ी सी ना, पैथोजेनेसिस की तरफ चलते हैं, किस तरह फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन का कंप्लीट प्रोसेस, मतलब वो तो एक सेकंड चैप्टर है ना हमारे इस पैथोमा का, लेकिन थोड़ा सा आपको सुपरफिशियली ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के लंग्स में आया, ये ऐसे करके मैं ऐसे ये ना ये आपके लंग्स बना देता हूँ जिस तरह भी बनेंगे। ये देखें जी, ये आया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया। ठीक है, ये हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेजोफिल्स होते हैं, जिनोफिल होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आया, मैक्रोफेज भी इधर आ गए और न्यूट्रोफिल्स भी आ गए, उन्होंने आके ना इसको ऐसे पकड़ लिया, यहाँ पे क्या स्टार्ट करवा दी, इन्फ्लामेशन स्टार्ट करवा दी इसको पकड़ के ना, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है, ये बाहर से आई है, तो हमारे जो नॉर्मल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, T सेल, B सेल एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब इस पेशेंट के अंदर यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगे ना, तो इस पेशेंट के अंदर केजियाटिन ग्रैनुलोमा बन जाएगा। अब केजियाटिन ग्रैनुलोमा क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखें, केजियाटिन और नॉन केजियाटिन ग्रैनुलोमा में डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, केजियाटिन ग्रैनुलोमा ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये पैथोजन आया ना, इसके सेंटर पर निक्रोसिस स्टार्ट हो गई, यहाँ पे सेंट्रल निक्रोसिस हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं केजियाटिन ग्रैनुलोमा बोलते हैं। फिर उसके बाद एक होता है नॉन केजियाटिन ग्रैनुलोमा। अब नॉन केजियाटिन ग्रैनुलोमा में क्या होता है कि जो आपकी इसके पेरिफेरी है ना, इसकी इन्फ्लामेशन होती है। जब इसके पेरिफेरी की इन्फ्लामेशन होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरी की निक्रोसिस होती है, इसको बोलते हैं नॉन केजियाटिन ग्रैनुलोमा। ये इसका मेन डिफरेंस है। अगर वो पूछे केजियाटिन ग्रैनुलोमा है वो किस में होता है, मोस्ट लाइकली वो आपका टीबी के पेशेंट में होता है। अगर वो पूछे नॉन केजियाटिन ग्रैनुलोमा है तो ये सार्कोइडोसिस के पेशेंट में, ये रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, अभी हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देख ली। अब देखिए जब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स आए, यहाँ पे निक्रोसिस होगी, स्टार्ट होगी, यहाँ पे वो बैक्टीरिया को मार रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जब वो बैक्टीरिया को मारेंगे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, यहाँ पे ना ये देखें एक कंप्लीट ये बन गया, इसको जो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स। और पूछ सकता है गॉन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। गॉन कॉम्प्लेक्स ये होता है कि मैक्रोफेजिस आए, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आए, उसने मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पकड़ लिया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर दी, निक्रोसिस होगी, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस पेशेंट के अंदर पूछ सकते हैं जी कौन सी निक्रोसिस होती है, वो होती है केशियस निक्रोसिस। ये केशियस निक्रोसिस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल केशियस निक्रोसिस में ये होता है कि आपकी कोएगुलेटिव निक्रोसिस प्लस लिक्विफेटिक निक्रोसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, केसिस निक्रोसिस बोलते हैं। कोएगुलेटिव में क्या होता था आपका, इस्कीमिया होता था। ठीक है, और इसमें लिक्विफेटिक में क्या होता था, इन्फेक्शन, पस बनना स्टार्ट हो जाती थी, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, केशियस निक्रोसिस बोलते हैं। और किस पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली होता है, ये टीबी के पेशेंट के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं, इसको उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द एरोसोलाइज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी दो टाइप्स है। प्राइमरी टीबी सबसे पहले क्या होती है, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है पेशेंट का, रिजल्ट इन द फोकल केजियाटिक नेक्रोसिस इन द लोअर लोब ऑफ द लंग्स एंड द हाइलर लिम्फ नोड डेट अंडरगो द फाइब्रोसिस एंड द कैल्सिफिकेशन फॉर्म ऑफ गोन कॉम्प्लेक्स। वही गोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हाइलर लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी टीबी बेसिकली एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन इसमें जो स्किन प्रिक टेस्ट होता है ना, प्रोटीन प्यूरिफाइड टेस्ट, ये इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम स्किन प्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी टीबी की। सेकेंडरी टीबी तब होता है जब ये दोबारा रीएक्टिवेट होता है, कौन, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रीएक्टिवेट होता है, तब पेशेंट को क्या होती है, सेकेंडरी टीबी होती है। ठीक है, वो लोअर लोब को इन्फेक्ट कर रही थी और ये किसको कर रही है, हमारे एपेक्स लंग्स के एपेक्स को इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी निक्रोसिस होती है, केशियस निक्रोसिस होती है, वो मैंने आपको बता दी कैसे होती है। मिलियरी पल्मोनरी टीबी और ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा, नाइट स्वेट होंगे, कफ होगी, हीमोप्टासिस और वेट लॉस होगी। अगर आपको पूरी डिजीज़ में से ये 3 से 4 फीचर भी आते हैं ना, तो फिर भी आप MCQs सॉल्व कर सकते हो, और यही MCQs आते हैं।
ठीक है। बायोप्सी पे क्या नज़र आएगा, हमें केजियाटिक ग्रैनुलोमा मिलेगा, एसिड फास्ट बेसिलाइज पेशेंट के अंदर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, किसकी, ट्यूबरक्लोसिस की, ये क्या क्या करवा सकता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लड के ज़रिए लिम्फेटिक के ज़रिए दूसरे टिश्यूज़ में जाएगा, उनको भी जाके वहाँ पे भी इन्फेक्शन करवा देगा। फॉर एग्जांपल मेनिंजीज़ में जाएगा तो वहाँ पे क्या करवा देगा, मेनिंजाइटिस करवा देगा, ठीक है। किडनी में जाएगा तो वहाँ पे क्या करवा देगा, स्टीराइल पायूरिया करवा देगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपके लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे क्या करवा देगा, पॉट डिजीज़ करवा देगा, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या, ट्यूबरक्लोसिस। अब इसका ना ट्रीटमेंट होता है, एक होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, एक होता है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में होता है कि हम पेशेंट को आइसोनाइजाइड देते हैं, फिर उसके बाद एथेम्ब्यूटोल देते हैं। वो कंप्लीट ट्रीटमेंट हम इसका मेडिसिन में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जी इस पेशेंट के, ये तो हमने देख लिया कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करवा रहा है, टीबी करवा रहा है। अब कुछ ना नॉन मायोबैक्टीरियम नॉन ट्यूबर ये भी करवाते हैं, टीबी जो करवाते हैं नॉन ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि फॉर एग्जांपल जिसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता, उनके अंदर कौन सा पैथोजन होता है जो टीबी करवा सकता है। उनके अंदर मोस्ट लाइकली ना आपका मायोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करवा सकता है, पेशेंट की इंटेस्टाइन की टीबी करवा सकता है, ठीक है। वो इंटेस्टाइन की कैसे टीबी करवा सकता है, ये मोस्ट लाइकली जो पैथोजन होता है ना, ये हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। जो कच्चा दूध होता है ना, जिसको हम बॉयल नहीं करते, जो अनपास्चराइज होता है, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा पैथोजन, मायोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये अनपास्चराइज था, आप किसी ने अनपास्चराइज का ये दूध पी लिया, वो जाएगा आपके इंटेस्टाइन पे जाके वहाँ पे उसको डैमेज करेगा, अगेन कंप्लीट इन्फ्लामेशन का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये वाला पैथोजन वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे क्या करवा देगा, टीबी करवा देगा, ठीक है। नॉन मायोबैक्टीरियम इसको बोलते हैं एवियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सारे आपने इसके इंपॉर्टेंट फीचर याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके क्लिनिकल फीचर आते हों तो फिर ही पेशेंट जो एमसीक्यूज है वो पिक हो सकता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये हमारी जो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी उसमें मेंशन नहीं किया होगा, ये हमारी जो फर्स्ट एड में जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें मेंशन किया हुआ। जब हम माइक्रो पढ़ेंगे उसमें तो फिर इसकी डिटेल में मज़ीद जाएंगे, ठीक है।